लार्ज कैप में एक्सिस ब्लू चिप फंड, मल्टी कैप में प्रयाग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मिड कैप में एक्सिस मिड कैप फंड, स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ELSS में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड या फिर मिराज एसेट टेक सेवा फंड। हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह पूल करके सिक्योरिटीज़, बॉन्ड मार्केट और शॉर्ट टर्म डेट मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड 5 तरीके के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और अदर्स। इनमें से आज हम बात करेंगे इन 5 तरीके के म्यूचुअल फंड्स के बारे में: मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल और ELSS। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब लार्ज कैप कंपनीज़ क्या होती हैं? लार्ज कैप कंपनीज़ वो होती हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक 1 से रैंक 100 में रहती हैं। इसी तरीके से मिड कैप कंपनीज़ वो होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेके 250 रैंक के बीच में रहती हैं, और 251 से लेके आगे की सारी कंपनीज़ स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं। तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स हर तरीके की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को अपना 80% पैसा उन्हीं कंपनीज़ में लगाना पड़ता है जो इनके कैप में आती हैं। अब सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए किसी को उम्मीद है कि आने वाले समय में IT सेक्टर बहुत ऊपर जाएगा, तो वो क्या कर सकता है? वो एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड खरीद सकता है IT सेक्टर का, जो अपना ज़्यादातर पैसा IT सेक्टर की कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करेंगे। और ELSS क्या होता है? ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटी स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट अलाउ करती है। और ELSS म्यूचुअल फंड्स का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। मतलब 3 साल से पहले आपने जो पैसा ELSS में इन्वेस्ट किया है वो आप नहीं निकाल सकते। अब आगे बढ़कर हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया हमको रखना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस म्यूचुअल फंड का साइज़ क्या है? टोटल कितने एसेट्स हैं इस म्यूचुअल फंड के पास जो ये मैनेज करता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि उसका साइज़ कम से कम 1-2 हज़ार करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। अब दूसरा क्राइटेरिया आता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये हमें ये बताता है कि इस म्यूचुअल फंड का पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा है, और हम ये मान के चलते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है वही फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो CAGR कैलकुलेट करते वक्त हमें कम से कम 1 साल का और आइडियली 3 से 5 साल का CAGR देखना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 1 साल से कम पैसा इन्वेस्ट करने का कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने की चांसेस कम ही होते हैं। एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो वो रेशो है जो या ये समझ लीजिए, एक्सपेंस रेशो वो चीज़ है कि म्यूचुअल फंड अगर आपका पैसा मैनेज कर रहा है तो वो उसका कुछ खर्चा भी होगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी जाएगी, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, रेंट्स भी जाते हैं। तो उन सब चीज़ों का पैसा म्यूचुअल फंड आपके प्रॉफिट में से ही लेता है। तो जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कम होगा वो आपके लिए अच्छा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉक इन पीरियड और एग्ज़िट लोड। लॉक इन पीरियड वो समय होता है, जैसे ELSS के केस में 3 साल, तो हर म्यूचुअल फंड के केस में डिफरेंट होता है कि उस समय से पहले आप अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड में से नहीं निकाल सकते। कुछ म्यूचुअल फंड्स का 1 साल होता है, और कई म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें लॉक इन पीरियड तो नहीं होता लेकिन एग्ज़िट लोड होता है। एग्ज़िट लोड ये होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम से पहले अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकालते हैं तो वो आपको निकालने के लिए तो अलाउ करते हैं, लेकिन उसके लिए वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं।
जनरली सभी म्यूचुअल फंड्स का एग्ज़िट लोड 1% होता है अगर आप 1 साल से पहले उनमें से पैसा निकालते हैं। इसी तरीके से कुछ और क्राइटेरियाज़ हैं फ़ंड मैनेजर एंड पोर्टफोलियो, मतलब कि उस म्यूचुअल फ़ंड का कौन फ़ंड मैनेजर है, और अगर आप चाहें तो वो म्यूचुअल फ़ंड किस तरीके के स्टॉक्स में पैसा लगाता है, ये भी आप उनके पोर्टफोलियो में जाकर देख सकते हैं। अब इन क्राइटेरियाज़ के बेसिस पर हमने जब अपनी रिसर्च की तो हमें ये कुछ म्यूचुअल फंड्स सबसे अच्छे लगे। लार्ज कैप में एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिड कैप में प्रयाग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मल्टी कैप में मिड कैप में एक्सिस, स्मॉल कैप में भी एक्सिस और ELS में भी एक्सिस। स्मॉल कैप में SBI का फंड भी काफ़ी अच्छा है। अब आप सिर्फ हमारी बात पर तो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे नहीं, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ रिसर्च करने का तरीका क्या होता है। हाँ, तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आप ये मनी कंट्रोल के होम पेज पे आइए और म्यूचुअल फ़ंड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप नीचे जाकर अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ लार्ज कैप पे क्लिक कर सकते हैं। तो इन सभी फंड्स की जिनकी हमने बात की उनकी मैंने पेजेस खोल रखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस फंड का साइज़ है 12,000 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.46%। इस फंड की क्रिसिल रेटिंग भी 5 है। अब हम नीचे चल के देखते हैं अगर, तो इस फंड का जो रिटर्न है सिंस इंसेप्शन, मतलब 2013 में जब से फंड चालू हुआ है तब से अब तक 132% के रिटर्न इस फंड ने दिए हैं, जो कि टॉप 29 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में बेस्ट हैं, रैंक 1। ऐसे ही 5 साल का रिटर्न भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, 3 साल का रिटर्न, 2 साल का रिटर्न और 1 साल का रिटर्न। ये 1 साल का रिटर्न नेगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि फ़िलहाल के समय में कोरोना वायरस के कारण मार्केट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट है। अब अगर हम मल्टी कैप फंड में आते हैं तो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड एक बहुत ही अच्छा फ़ंड लगता है मुझे। इसका फ़ंड साइज़ भी रीज़नेबल है, 3000 करोड़। एक्सपेंस रेशो भी 1.15% है, जो कि बहुत अच्छा है। इस फ़ंड की सबसे अच्छी बात यह है कि रिटर्न्स तो इसके शानदार हैं ही, इसके साथ साथ ये आपका पैसा फॉरेन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करता है। जैसे अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखो तो इन्होंने अमेज़ॉन, ये एप्पल इंक, गूगल है, उसके बाद फेसबुक, इस तरीके की कंपनीज़ में भी अपना काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसी तरीके से आप सभी फंड्स की जानकारी मनी कंट्रोल पर जाकर या कहीं और से भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का तरीका क्या है। इसके लिए आप कॉइन की वेबसाइट पे जाइए, coin.zerodha। वैसे तो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन दिस इज़ वन आई प्रेफर। यहाँ पे आप एक्सप्लोर और म्यूचुअल फंड्स में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप फंड आता है। इसमें आप देखेंगे एक ही नाम के 2 फंड्स हैं, एक पे लिखा है डिविडेंड, एक पे लिखा है ग्रोथ। हमें ग्रोथ वाला सेलेक्ट करना चाहिए। अभी इनके डिफरेंसेस भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ जाके आप इसको लमसम भी परचेज़ कर सकते हैं और इसमें एक अपनी SIP भी चालू कर सकते हैं। अब मैं आपको डिविडेंड और ग्रोथ का डिफरेंस बताता हूँ। जैसा कि हमने वहाँ देखा था कि डिविडेंड और ग्रोथ लिखा था, इसी तरीके से म्यूचुअल फंड को बाय करने के एक और तरीका भी होता है, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट मतलब आप जैसे कि ज़ीरोधा या किसी और वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को परचेज़ कर सकते हैं, और रेगुलर मतलब किसी एजेंट के थ्रू। अब अगर आप डायरेक्ट परचेज़ करेंगे तो आपको एजेंट के जो कमीशंस वगैरह होते हैं वो सब नहीं देने पड़ेंगे, इस वजह से आपका रिटर्न थोड़ा बेटर हो जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट से लिंक नहीं हैं और आप चाहते हैं एजेंट आपको टाइम टू टाइम एडवाइस करता रहे, तो आप रेगुलर ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। उसमें आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी आपका एजेंट कलेक्ट कर लेता है, और अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। इसी तरीके से एक तरीका होता है डिविडेंड और एक तरीका होता है ग्रोथ। डिविडेंड में क्या होता है, जिन कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्टेड है वो कंपनीज़ टाइम टू टाइम कुछ डिविडेंड पे आउट करती हैं, तो हर साल जितना भी डिविडेंड आपका आता है
वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिलता रहता है। और ग्रोथ के केस में क्या होता है, जो आपका डिविडेंड आता है वो फंड उसको री इन्वेस्ट कर देता है। तो इस वजह से जो ग्रोथ फंड्स होते हैं उनकी रिटर्न्स थोड़े बेटर होते हैं। तो ये सब था म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।